दोस्तों आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पे बात करेंगे क्लास 12 बिजनेस स्टडी यानी व्यावसायिक अध्ययन का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है प्रबंध के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इस चैप्टर को आज यहाँ पे काफी अच्छे से आपको समझाएंगे, सभी टॉपिक्स को आपको डिटेल में बताएंगे। देखिए दोस्तों, इस वीडियो को आप अगर देख लेते हैं, इस चैप्टर के जितने भी लेक्चर्स हम आपको देंगे, अगर आप उसको देख लेते हैं तो आपका यहाँ पे ये चैप्टर 2 प्रॉपर कंप्लीट हो जाएगी। इससे पहले आपको बता दें कि चैप्टर 1 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाके उसको देख सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो सेकंड चैप्टर है इसको भी चलिए शुरू करते हैं। आपको अगर हमारी वीडियोस पसंद आती है तो आप निश्चित रूप से इसको लाइक किया करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियोस यहाँ पे मिलती रहे। हम आपके लिए ऐसी वीडियोस यहाँ पे हमेशा जो है लाते रहेंगे। साथ में ईपीएस हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, अकाउंट्स हुआ, इन सारे सब्जेक्ट का जो है लेक्चर्स आपको इस चैनल पे प्रॉपर्ली मिलते चलेगी। चलिए दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पे टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे टॉपिक क्या है, प्रबंध के सिद्धांत का अर्थ। यहाँ पे प्रबंध के सिद्धांत का अर्थ, सबसे पहले चैप्टर का नाम देखिए क्या है, प्रबंध के सिद्धांत। अब यहाँ पे प्रबंध का मतलब क्या होती है, आपको निश्चित रूप से अगर आप फर्स्ट चैप्टर देखे होंगे तो उसमें प्रबंध का मतलब जो समझाए थे वो आपको समझ में आ गई होगी। प्रबंध क्या होती है, प्रबंध कला और विज्ञान होती है। अब देखिए, इससे भी अगर बात करें और भी आगे तो प्रबंध जो होती है एक जो है निश्चित संसाधन में, मतलब एक जो है न्यूनतम जो है क्या होती है, न्यूनतम जो है प्रयासों में अधिकतम परिणामों की जो बात करते हैं वो किसमें, प्रबंध में करते हैं। प्रबंध से यही हम इच्छा कर सकते हैं। और प्रबंध में क्या होती है कि लोग अलग अलग तरीके से काम करते हैं, सभी लोग मिलजुल के काम करते हैं और कोई भी एक निश्चित योजना जो होती है, निश्चित एक जो है उद्देश्य जो होती है उसको प्राप्त करने के लिए काम करते हैं। इसमें जो है प्रबंधक सही तरीके से काम करता है, उसे हम प्रबंध कहते हैं। सब कुछ आपको अच्छे से बताए हैं। देखिए, प्रबंध के बारे में एक्सप्लेन हम बहुत ज्यादा कर चुके हैं, तो बहुत अलग अलग टाइप का परिभाषा दे चुके हैं, तो आप निश्चित रूप से फर्स्ट चैप्टर में आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे न्यूनतम प्रयासों में अधिकतम परिणाम प्रबंध से हम ये चाहते हैं। तो प्रबंध का मतलब आपको समझ में आती है। उसके सिद्धांत का मतलब यहाँ पे समझिए, सिद्धांत क्या होता है, प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स क्या होती है, मतलब देखिए बहुत बार ऐसा हुआ है कि कोई भी ना कोई चीज होता है, मतलब कोई ना कोई चीज में समस्या आती है। मान लीजिए अगर व्यवसाय है तो बहुत बार समस्या आती है, व्यवसाय में बहुत हमेशा कोई ना कोई समस्या आती है। जैसे नया कंप्यूटर आ गया, हाँ ये है, कुछ नया उत्पाद बनाया गया, नया कुछ मान लीजिए टी शर्ट ही बनाया गया तो वो चल नहीं रहा है मार्केट में, कुछ तो बात होगी, अच्छा उसका कलर जो है बहुत जल्दी डाउन हो जा रहा है, या फिर ये जो है ये डिजाइन अब लोगों को पसंद नहीं आ रही है। तो समस्या तो बहुत तरीके से होती है। या फिर मान लीजिए एक मशीन जो है जो टी शर्ट को मतलब प्रिंट करती है टी शर्ट पे कुछ ना कुछ, तो वो जो है वो खराब हो जाती है, मतलब वो जो है बहुत पुराना मॉडल का है। तो व्यवसाय में हमेशा कुछ ना कुछ समस्या आती ही रहती है, मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है। तो उसके लिए कुछ ना कुछ समाधान ढूंढा जाता होगा। प्रबंधक जो होता है वो निश्चित रूप से प्रबंध करता है और वो व्यवसाय में जो भी चीज होती है, जो भी समस्या होती है, उन सारी चीजों को देखता है और वो ठीक करता है। तो पहले जो वो चीज देख चुका है उसके हल को, उसके समाधान, जो समस्या थी उसके समाधान को जो देखा गया है उसे ही जो है बार बार जो है मतलब कोई भी व्यक्ति को दिक्कत ना हो, इसके लिए जो सिद्धांत बनाया जाता है कि अगर आप इस तरीके से काम करेंगे तो ये काम आपके लिए सही होगा। तो ये कुछ सिद्धांत बना दिए गए, प्रिंसिपल्स बना दिए गए। यानी सिद्धांत क्या होती है, एक जो है निश्चित रूप से वो सत्य होती है कि वो सही है ही, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो क्या होती है ब्रह्मा जी का लकीर है, मतलब वही होगा, ऐसा भी नहीं है। बल्कि यहाँ पे क्या होता है कि मतलब निश्चित रूप से ज्यादातर में जगह पे वही सही होगा, लेकिन बहुत जगह परिस्थिति ऐसे बन जाती है जब सिद्धांत काम नहीं करता है। तो सिद्धांत का प्रकृति भी ऐसा होता है कि ये लोचशील होता है, आप कहीं ना कहीं इस परिस्थिति के अकॉर्डिंग आप इसको चल सकते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, प्रबंध के सिद्धांत में जो होता है 75% तो विश्लेषण ही होता है और 25% ही यहाँ पे प्रयोग वगैरह होता है, मतलब जो निश्चित रूप से वो बदलाव वगैरह जो कुछ होती है परिस्थिति को देख के, तो वो चीज रहती है। नहीं तो सिद्धांत में क्या होता है, मेनली जो है 75% जो होती है विश्लेषण होती है। तो आप यहाँ पे सिद्धांत का मतलब समझ गए कि ये जो है एक क्या होती है, सत्य होती है, लेकिन ये ब्रह्मा का लकीर नहीं है, ये अंतिम रूप नहीं है। ये जो होता है एक बनाया गया, एक ढांचा बनाया गया कि अगर इसके अकॉर्डिंग काम करोगे तो ज्यादा अच्छा होगा, बस यही है। तो आपको यहाँ पे प्रबंध के सिद्धांत का मतलब समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे इसका अर्थ थोड़ा सा जानिए, आपको तो बता दी है हालांकि, लेकिन फिर भी आपको चलिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है एक बार आप अच्छे से इसको देखिए।
प्रबंध के सिद्धांत वे आधारभूत सत्य है, वो आधारभूत सत्य है जो देखिए पहले ना जो है व्यवसाय में, बिजनेस में कुछ ना कुछ दिक्कत आई थी, समस्या आई थी, जिसका समाधान ढूंढा गया और उसी को जो है एक आधारभूत सत्य बना दिया गया कि अगर हम ऐसे करते हैं, उसका समाधान जो था, जो परेशानी भुगते थे, अगर उसको हम ठीक कर लेते हैं तो वो जो है आधारभूत सत्य है, बना दिया गया। तो प्रबंध के सिद्धांत वे आधारभूत सत्य है जो प्रबंधकीय क्रियाओं के परिणामों का पूर्वानुमान लगाने की क्षमता रखती है। मतलब जो है प्रबंधकीय क्रियाओं के परिणामों का पूर्वानुमान लगाने की क्षमता रखती है, मतलब जो हम परिणाम का सोचे हैं उस परिणाम का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, किससे? प्रबंध के सिद्धांत से, और उसमें आने वाली समस्याओं को ढूंढा जा सकता है। तो यहाँ पे ये प्रबंध के सिद्धांत का अर्थ हो गया। आप इस तरीके से लिख सकते हैं। आपके अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आती है कि प्रबंध के सिद्धांत का अर्थ लिखे या प्रबंध के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, तो आप निश्चित रूप से अच्छे से लिख सकते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। फिर अब देखिए यहाँ पे सेकंड जो टॉपिक है, प्रबंध की प्रकृति, यानी नेचर क्या होती है, मैनेजमेंट का जो है नेचर क्या होती है। प्रबंध की प्रकृति, सॉरी यहाँ पे प्रबंध के सिद्धांत की प्रकृति होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे प्रबंध के सिद्धांत जो होती है उसकी प्रकृति का यहाँ पे बात किया गया है। मतलब प्रबंध की प्रकृति तो आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा दिए गए थे, तो यहाँ पे क्या काम करेगी उसका, यहाँ पे प्रबंध के सिद्धांत की प्रकृति क्या होती है, नेचर्स क्या होती है, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। अभी देखिए प्रबंध के सिद्धांत जो होती है वो गतिशील होती है, डायनामिक होती है। मतलब इसमें जो है लगातार कुछ ना कुछ चेंजेस होती रहती है। मान लीजिए जैसे यहाँ पे देखा गया कि मतलब ये जो था टी शर्ट प्रिंटिंग वाला, जो वो कलर फेड हो जाता था, मतलब कलर जो होता था, टी शर्ट एक प्रिंट करता था जिसका कलर डाउन हो जाता था। तो यहाँ पे क्या किया, वो एक नया टाइप का मशीन लाया, एक नया एक्स नाम का एक मशीन था, नया उपकरण आया जिसको लाया। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, समय बीतने के साथ जो है एक्स नाम का मशीन अब काम नहीं करने लगा। अब एक्स प्रो जो आया, एक्स प्रो आया, ये अब काम कर रहा है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंज होती रहती है। यहाँ पे सिद्धांत अब बन गया कि एक्स प्रो मशीन से जो है कपड़ा फेड नहीं होता है, मतलब कलर जो है, कपड़ा का कलर जो होता है, मतलब रंग जो होता है वो फेड नहीं होता है, मतलब डाउन नहीं होता है। तो ये अब सिद्धांत बना दिया गया। तो आप इस तरीके से काम करना रहता है। तो यहाँ पे इसमें क्या होता है, गतिशीलता होती है। मतलब ये हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस इसमें होती है, जो शोध होती है, जो अवधारणाएं होती है, जो परिस्थिति होती है, उसके अनुसार ये बदलती भी रहती है। हालांकि बदलना जो है होता है लोचशील कहलाती है, फ्लेक्सिबल कहलाती है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये हमेशा चलते रहता है, गतिशील रहता है, कुछ ना कुछ बदलाव वगैरह होते रहता है। उसके बाद है आधारभूत किंतु अंतिम नहीं। देखिए ये जो होता है आधारभूत सत्य होता है, इसकी प्रकृति ये होती है कि ये आधारभूत सत्य होता है। ये जो है पहले ये देखा जा चुका है कि इस तरीके से काम करने में कोई जो है सिद्धांत बना दिया गया कि उसके अकॉर्डिंग काम करने से मतलब कोई भी जो काम कर रहे हैं वो चीज सफल हो जाती है, जल्दी संभव हो पाती है। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, आधारभूत सत्य है, लेकिन ये अंतिम नहीं है, ये ब्रह्मा का लकीर नहीं है कि यही करने से ही होगा, कि एक्स प्रो नाम के मशीन से ही जो है कपड़ा का कलर फेड नहीं होगा। बल्कि यहाँ पे मान लीजिए मार्केट में वाई नाम का जो है एक मशीन आ चुका है, तो वाई नाम का मशीन का इस्तेमाल भी इसके जगह पे कर सकते हैं, क्योंकि एक्स प्रो का कीमत बहुत ज्यादा हो गया था, इसका रुपया जो है बहुत ज्यादा हो गया था, तो यहाँ पे हम दूसरा मशीन भी यूज कर सकते हैं। तो ये जो है अंतिम नहीं है, बल्कि ये आधारभूत है कि आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। आप एक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्राहक को ठग सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से कोई भी एक व्यवसाय चलती है तो वो ये सोच के नहीं चलती है कि हमको एक साल ही चलाना है, बल्कि ये सोच के चलाया जाता है कि हमेशा लॉन्ग टर्म में चले। अगर कोई अच्छा व्यवसाय है तो वो हमेशा सोचेगा कि हम ग्राहक को फायदा दें, ग्राहक को फायदा देंगे तो वो निश्चित रूप से व्यवसाय जो है लॉन्ग टर्म चलेगी। तो यहाँ पे ये हो गई। उसके बाद देखिए लोचशील क्या होता है, फ्लेक्सिबल क्या होता है। तो देखिए इसमें जो भी इसके सिद्धांत रहते हैं, प्रबंध के सिद्धांत की प्रकृति में तीसरा जो यहाँ पे पॉइंट है लोचशील, फ्लेक्सिबल। मतलब प्रबंध के सिद्धांत जो होते हैं, एक जो अवधारणाएं जो होती है उसमें कभी ना कभी चेंजेस कर सकते हैं, लोचशील कर सकते हैं। मतलब ये नहीं है कि आपको बता दिया गया कि आप एक्स नाम का मशीन का यूज करो, अगर नहीं करोगे तो आपको फांसी की सजा हो जाएगी, ऐसा भी नहीं है। बल्कि यहाँ पे आपको एक जो है दे दी जाती है कि एक मार्गदर्शन दिया जाता है कि आप इस तरीके से काम करें। लेकिन आपको लगता है कि परिस्थिति अभी अनुकूल नहीं है, अभी अगर हम इस सिद्धांत पे चलेंगे तो कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकती है, तो आप उस सिद्धांत में कोई ना कोई चेंजेस कर सकते हो। आप अपने अकॉर्डिंग परिस्थिति को देखोगे, वातावरण को देखोगे। आखिर उद्यमी किस लिए होता है, वो वातावरण को पढ़ता है कि क्या आने वाला है, पूर्वानुमान लगाता है। तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है
यहाँ पे लोचशील उसको बना सकते हैं। प्रबंध के सिद्धांत जो होते हैं लोचशील होती है, आप इसमें कुछ ना कुछ बदलाव कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल। यहाँ पे प्रबंध के सिद्धांत जो होते हैं सभी जगह लागू होते हैं, चाहे वो लघु उद्योग हो, मध्य उद्योग हो या फिर बृहत उद्योग हो, मतलब बहुत बड़ा उद्योग हो या फिर छोटे प्रकार का उद्योग हो, तो सब जगह जो है ये लागू होती है। चाहे मंदिर की बात करें, मस्जिद की बात करें, गिरजाघर की बात करें, सब जगह जो होता है ये लागू होता है, सब जगह, यहां तक कि देश में भी लागू होती है। लेकिन हाँ, हर एक देश में लागू होती है, सभी देश में जो है प्रबंध के सिद्धांत लागू होती है। कुछ ना कुछ उसके नियम कानून होते हैं तो वो यहाँ पे, लेकिन नियम और कानून काफी अलग होते हैं, उसके लिए तो दंड जुर्माना भी होता है। लेकिन यहाँ पे सिद्धांत एक होता है क्या कि हमारा ये सिद्धांत है, भारत का ये सिद्धांत है कि हम किसी देश पे पहले हमला नहीं करेंगे। तो ऐसा यहाँ पे सिद्धांत बना हुआ है। इसके लिए मतलब अगर हम कर देते हैं किसी पे पहले हमला तो कोई हमें आके मारेगा नहीं, तो ये चीज होती है। तो यहाँ पे एक सिद्धांत रहता है कि मेरा ये सिद्धांत है कि हम हमेशा सच बोलेंगे, तो ये यहाँ पे क्या रहती है, इसका सिद्धांत है। उसके बाद यहाँ पे देखिए सार्वभौमिक, आपको समझ में आ गया कि सभी जगह लागू है। और देखिए क्या होता है कि हर एक देश में ये लागू हो सकती है, लेकिन सब देश में जो होता है ये लागू अलग अलग तरीके से होता है, मतलब एक ही सिद्धांत नहीं हो सकता, अलग अलग सिद्धांत हो सकता है। जैसे भारत का ये सिद्धांत है, पाकिस्तान का कुछ अलग सिद्धांत होगा कि हम दूसरे देश में पहले हमला करेंगे और पहले मार खा के आएंगे, तो वो उसका सिद्धांत है। जैसे भारत में बार बार वो आता है, कुछ ना कुछ हमला करता है और फिर मार खा के जाता है, तो इस तरीके से उसका सिद्धांत ये है। जैसे भारत का सिद्धांत है कि पहले तो हमला नहीं करना है, जो भी आएगा फिर उसको छोड़ना नहीं है, तो ये यहाँ पे भारत का सिद्धांत है। फिर यहाँ पे देखिए सिद्धांत नीतियों से भिन्न होता है, मतलब सिद्धांत जो होता है वो नीतियों से भिन्न होता है। इसके बारे में आपको देखिए बुक में काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, इसका बुक का प्रॉपर लाइन आप पढ़िए, आपको काफी मजा आएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, सिद्धांत नीतियों से भिन्न नहीं है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ सिद्धांत सिद्धांत जो है नीतियों से भिन्न नहीं है। इसको अगर एक्सप्लेन करें तो देखिए सिद्धांत अनुभव, शोध एवं परीक्षण के आधार पर निर्धारित कार्यों एवं विचार के लिए मार्गदर्शन बताते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होता है, सिद्धांत क्या होती है, एक मार्गदर्शन, ये जो होता है अनुभव, शोध, इस सब से जो है मार्गदर्शन बस बताती है। उसके बाद यहाँ पे है, जबकि नीतियां किसी संस्था द्वारा निर्धारित वे मार्गदर्शक बातें हैं जिनके आधार पर संस्था में निर्णय लिए जाते हैं। मतलब यहाँ पे देखिए नीतियां क्या होती है कि एक नीति, कोई भी संस्था का जो है एक नीति बनाया जाता है कि इसके आधार पर हमें संस्था में काम करना है, कर्मचारी से काम करवाना है, तो वो नीति होती है। इस प्रकार सिद्धांत एवं नीति में आधारभूत भिन्नता होती है। ऐसे ही नियम भी, सिद्धांत नियम से भिन्न होती है। इसमें क्या होती है, नियम तोड़ने पे कुछ ना कुछ जुर्माना रहता है, लेकिन सिद्धांत तोड़ने पे कोई जुर्माना वगैरह नहीं अभी तक लागू है, कोई भी नियम वगैरह नहीं लागू है। तो यहाँ पे ये हो जाती है। तो आपको अभी समझ में आ गया कि क्या चीज, अभी आपका जो पॉइंट बताए हैं प्रबंध के सिद्धांत की प्रकृति, तो ये आपको समझ में आ गया। इसमें जो है 5 पॉइंट है, आप चाहेंगे तो कॉपी में अभी लिख सकते हैं, तो आप कोशिश करिए जल्दी से लिख लीजिए, फिर हम यहाँ पे अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जल्दी जल्दी आप लोग पहले लिख लीजिए इसको, जल्दी से। कुछ ही टाइम आपको दे रहे हैं, 1 से 2 मिनट, 2 मिनट भी नहीं देंगे, जल्दी से आप लिखिए, फिर हम यहाँ पे अगला स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे 2 पॉइंट और बाकी है ना, सिद्धांत नियमों से भिन्न होते हैं। जैसे चलिए इसको भी देख लेते हैं। देखिए इसके बारे में भी आपके बुक में काफी अच्छे से दिए हुए हैं। ये जो पॉइंट है, ये सिद्धांत नियमों से भिन्न होते हैं। देखिए इसमें क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है सिद्धांत कार्यों और विचारों के मार्गदर्शन करते हैं, जबकि नियम जो होते हैं कार्यों को करने की रीति बताते हैं। सिद्धांत जो होती है एक मार्गदर्शन बस करता है कि तुमको इस तरीके से काम करना है, करना चाहिए, करना है नहीं, करना चाहिए। और नियम क्या होती है कि तुमको करना है, नियम कुछ बना दिया गया है। तो यहाँ पे ये चीज है, रीति बताते हैं। उसके बाद नियम द्वारा बताई रीति का पालन न करने पर जो है दंड भोगना होती है, क्योंकि आपको बता दिया गया है कि तुमको इस तरीके से काम करना है, अब वो आप नहीं करोगे तो आपको दंड लगेगा। वही जो है सिद्धांत क्या होती है कि तुमको इस तरीके से काम करना चाहिए, कि आपका मर्जी है कि आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि सिद्धांत नियमों से भिन्न होते हैं। उसके बाद मानव व्यवहार में प्रभावित। देखिए मानव का होता है व्यवहार हमेशा जो है चेंज होते रहता है। जैसे मानव जो रहता है कुछ ना कुछ उसमें, मतलब वो चाहता है कि अब नया डिजाइन का कुछ पहने कपड़ा, तो वो उसका जो है ना होता है ना, उसका व्यवहार जो होता है वो चेंज होते रहता है। तो यहाँ पे वो चीज यहाँ पे बताया गया है। तो उसके आधार पर जो होता है इसके सिद्धांत की प्रकृति भी बदलती है।
तो ये यहाँ पे हो गया टोटल आपका पॉइंट, प्रबंध की प्रकृति, प्रबंध के सिद्धांत की प्रकृति, टोटल 7 आपको अच्छे से बता दिए, समझ में भी आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, प्रबंध के सिद्धांतों की आवश्यकता तथा महत्व। देखिए अभी तक आपको अगर कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आया, कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आया, निश्चिंत रहिए, आपको एग्जाम में जो है आप अगर इसमें से आपको 5 ही पॉइंट समझ में आ गया ना, तो आप उसी को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे तो आपका पूरा में पूरा मार्क्स मिल जाएगा। जरूरी नहीं है कि बुक में आपके जितना भी पॉइंट है सारे पॉइंट्स को लिखना ही लिखना है, बल्कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया प्रबंध के सिद्धांत की प्रकृति, तो आप 5 या 4 पॉइंट ही लिख सकते हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिख देंगे अगर ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है तो, बस यही होती है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, प्रबंध के सिद्धांतों की आवश्यकता तथा महत्व। प्रबंध के सिद्धांत की आवश्यकता तथा महत्व क्या होती है, इसकी आवश्यकता कब पड़ती है या फिर इसका महत्व क्या होती है। प्रबंध के जो सिद्धांत होती है, निश्चित रूप से आपको अभी ये नहीं भी बताए ना, तो आप इसके बारे में बिल्कुल लिख सकते हैं अगर आप प्रॉपर यहाँ पे ध्यान लगा के देखें हैं तो। इसको देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट है कार्य कुशलता में वृद्धि। प्रबंध के सिद्धांत अगर आ जाए, हमारे पास कुछ शोध वगैरह जो हुआ था उसका डाटा हमें मिल जाए कि पहले एक व्यवसाय था टी शर्ट प्रिंटिंग करता था, उसका कलर वगैरह फेड हो जाता था, डाउन हो जाता था। अब हम भी जो है वही व्यवसाय खोले हैं, अगर हमारे पास डाटा आ जाए कि क्या वो चेंज किया कि आज वो इतना बड़ा कंपनी बन गया, इसका मतलब कपड़ा जो होता है वो कभी कलर डाउन ही नहीं होता है। अगर उसका फॉर्मूला अगर मिल जाए, वो क्या चीज वो पर काम करता है, उसका सिद्धांत अगर मिल जाए तो हमें भी अच्छा रहेगा। तो वो जो रहता है सिद्धांत की आवश्यकता इसलिए पड़ती है, तो उससे क्या होता है, कार्य कुशलता में वृद्धि होती है। उसके बाद होता है सही दृष्टिकोण एवं कार्य प्रणाली के विकास में सहयोग, मतलब इससे क्या होता है, सही दृष्टिकोण मिलता है कि इस तरीके से ही काम करना है, और कार्य का जो प्रणाली होता है उसमें भी विकास होता है, किस तरीके से काम करना है, कब करना है, किस व्यक्ति से करवाना है, तो उसमें भी उसके प्रणाली होती है, उसमें भी विकास में सहयोग करती है कौन, प्रबंध के सिद्धांत। उसके बाद प्रशिक्षण में सुविधा, मतलब देखिए एक सिद्धांत मिल गई कि हमें इस तरीके से काम करना है, एक सिद्धांत हमें मिल गई कि अब जो है काम जो है इस तरीके से करना है, तो इससे क्या होगा, प्रशिक्षण में सुविधा मिलेगी कि लोगों को, जो भी वहां पे कर्मचारी है जो उस जो है टीम को देखते हैं, जैसे अगर टी शर्ट प्रिंटिंग की बात करें तो उसमें जो कर्मचारी उस काम को देखते हैं तो उसको प्रशिक्षण सही तरीके से दिया जा सकता है कि टी शर्ट को इतने देर तक गर्म करना है, इतना इतना कलर डालना है, तो ये सब वहां पे उनको प्रशिक्षण दिया जा सकता है। और उसमें इसके माध्यम से प्रबंध के सिद्धांत जो बना हुआ है, प्रिंसिपल जो है उसके माध्यम से हम यहाँ पे दे सकते हैं। देखिए सिद्धांत का अभी तक अगर आपको नहीं समझ में आया तो ये आप ये समझ लीजिए, ये कुछ यहाँ पे हम लिख दिए हैं कि प्रबंध के बारे में मान लीजिए कुछ लिख दिए, जैसे अगर 2 लाइन हम लिख दिए, ये 2 लाइन सत्य है, आपको इसके अनुसार काम करना है, तो बस यहाँ पे यही हो जाता है सिद्धांत कि हम 2 लाइन पहले से लिख दिए, क्योंकि ये 2 लाइन का मेरे पास अनुभव था। अब इस 2 लाइन के अकॉर्डिंग आप जब अगर मान लीजिए पढ़ाने आए तो आपको इस 2 लाइन को ध्यान में रखना है, तो बस यही सिद्धांत है। तो यहाँ पे हो गया प्रबंधकीय शोध में रुचि, मतलब इससे क्या होता है, प्रबंधकीय शोध में रुचि भी रखती है, पहले से बहुत सारा शोध हो चुका रहता है और नया नया परिस्थिति बनती है, परिस्थिति प्रतिकूल हो जाती है, उस समय कुछ नया समस्या उत्पन्न हुई, अब उसका शोध किया जाता है कि इस समस्या से निदान हम कैसे पाए, इसका समाधान क्या हो सकती है। तो इससे क्या होता है, प्रबंधकीय शोध में भी रुचि जगती है कि पहले भी तो आखिर एक व्यवसाय था जिसको ये समस्या आई थी, दूसरे टाइप का समस्या था, तो उसका आज हम लोग पढ़ रहे हैं कि मतलब उसका सिद्धांत को हम लोग अपना रहे हैं कि वो ये काम किया तब जाके वो आज इतना बड़ा कंपनी हुआ, आज वो उस समस्या से समाधान ले पाया। तो यहाँ पे हम लोग भी एक शोध करेंगे, अभी जो हमारे पास प्रेजेंट में जो समस्या आई हुई है उसको हम शोध करेंगे तो हमारा भी जो है आगे सिद्धांत बन जाएगा। तो इसलिए प्रबंधकीय शोध में भी रुचि जगती है। उसके बाद है सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति होती है। प्रबंध के सिद्धांत पे अगर हम चलेंगे तो निश्चित रूप से व्यवसाय काफी अच्छे चलेगी और उससे क्या होगा कि सामाजिक जो होता है उसके उद्देश्य जो होती है वो पूर्ति होगी कि समाज को हम किस तरीके से विकास करें। देखिए प्रबंधक का हमेशा काम ये नहीं होता है कि वो अपना फायदा देखे, प्रबंधक का काम ये होता है कि वो समाज का भी फायदा देखे, दूसरा वो अपना प्रॉफिट के बारे में सोचे। तो यहाँ पे ये हो गई। उसके बाद देखिए जटिल समस्याओं के समाधान में योगदान। जो जटिल समस्या है, बहुत ज्यादा समस्या आ गई, अब देखिए कुछ ना कुछ आपका मान लीजिए जैसे
आप कोई भी शब्द में फंस गए, आपको नहीं पता कि इस शब्द का मीनिंग क्या है, आप उस शब्द में फंस गए, तो अब आप क्या करोगे, डिक्शनरी उठा के देखोगे ना। डिक्शनरी में देखो मैंगो का आम ही क्यों होता है, एक तो सिद्धांत बना दिया गया ना कि अब मैंगो का मतलब आम ही होता है, एप्पल का मतलब सेब ही होता है, इसी तरीके से सिद्धांत बना दिया। आप उस वर्ड मीनिंग को डिक्शनरी में खोजोगे। अब तो डिक्शनरी रखने का जमाना चला गया, अब तो लोग मोबाइल में ही गूगल ट्रांसलेटर रखते हैं, बहुत सारा ट्रांसलेटर आते हैं तो उस ट्रांसलेटर का यूज कर लेते हैं। तो वो क्या हो गई, वो एक सिद्धांत बन गई और उस सिद्धांत पे आप उसके अनुसार काम कर रहे हो, उसमें जो लिखा हुआ है उसको आप अपना रहे हो कि एप्पल मतलब सेब होता है। वही यहाँ पे क्या होती है, जटिल समस्या जब आई तो उसके समाधान के लिए हम प्रबंध के सिद्धांत, जो यहाँ पे बातें लिखी हुई है उस सिद्धांत में देखेंगे कि ये समस्या का समाधान आखिर है क्या उसमें लिखा हुआ। निश्चित रूप से इसमें भी ये प्रबंध के सिद्धांत सहायक होती है, इसका महत्व होता है। तो यहाँ पे प्रबंध के सिद्धांत की आवश्यकता तथा महत्व क्या होती है ये आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल, कार्य कुशलता में वृद्धि होती है, सही दृष्टिकोण एवं कार्य प्रणाली के विकास में सहयोग होती है, उसके बाद प्रशिक्षण में सुविधा होती है, उसके बाद प्रबंधकीय शोध में रुचि जगती है, फिर उसके बाद सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति होती है, किससे, प्रबंध के सिद्धांत से। उसके बाद जटिल समस्याओं के समाधान में योगदान मिलती है, किससे, प्रबंध के सिद्धांत से। तो इसका महत्व और आवश्यकता आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप चाहेंगे तो इसको लिख लीजिए, मेरा मानिए तो आप लिख ही लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। एक बार लिखने से क्या होता है, याद हो जाता है। फिर हम अभी अगला देखेंगे, अगला टॉपिक जो है काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है अगला, ये आपको निश्चित रूप से पढ़ना चाहिए। अगला जो टॉपिक है तो पहले आप इसको लिखिए, फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। जल्दी जल्दी सारे लोग लिख लीजिए, 1 मिनट का ही हम टाइम देंगे, उसके बाद आपको वीडियो को रोक के लिखना पड़ेगा, इसलिए आप पहले अभी लिख लीजिए। लिखते चलिए। जो लोग कॉपी लेके नहीं बैठते हैं तो वो बहुत गलत कर रहे हैं, क्योंकि हम हमेशा सजेस्ट करते हैं कि आप कॉपी लेके बैठिए ताकि आपके लिए अच्छा हो। लिख लिए, अगर नहीं लिख पाए हैं तो आप कॉपी वीडियो को रोक के आप लिख सकते हैं। उसके बाद चलिए यहाँ पे देखिए वैज्ञानिक प्रबंध क्या होती है, इसको समझते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध, अब यहाँ पे देखिए अभी तक आपको टॉपिक नहीं समझ में आया ना, कोई बात नहीं, इस सबसे क्वेश्चंस आती है, एक क्वेश्चन तो आ जाएगी। उसके बाद इस टॉपिक से क्वेश्चन प्रॉपर्ली हर बार एग्जाम में रहता है, हर बार। तो इसलिए इसको प्रॉपर अच्छे से समझिए, ध्यान लगा के, पूरा ध्यान, 100% आपका ध्यान यहाँ होना चाहिए। वैज्ञानिक प्रबंध क्या होती है, देखिए वैज्ञानिक और प्रबंध, यहाँ पे 2 शब्द आपको लग रहा है ना, 2 शब्द है, वैज्ञानिक और प्रबंध। अब आपको यहाँ पे काम क्या होगा, दिमाग। वैज्ञानिक, हम तो वैज्ञानिक को जानते हैं, बहुत सारा वैज्ञानिक है देश में। यहाँ पे वैज्ञानिक का मतलब क्या हो गया, विज्ञान। और प्रबंध का मतलब क्या होती है, आपको पता ही है। तो विज्ञान जो होता है वो भी 2 शब्द से बना होता है। पहले तो हम इसको मिटा देते हैं, उसके बाद हम आपको इसके बारे में समझाते हैं थोड़ा सा, आप इसको समझिएगा, काफी अच्छा यहाँ पे ये टॉपिक है। तो देखिए यहाँ पे विज्ञान क्या होता है, 2 शब्द से बना होता है, बी जोर ज्ञान। देखिए वी का मतलब क्या होता है, विशिष्ट, मतलब विशेष। और उसके बाद ज्ञान का मतलब क्या होता है, आपके पास जो नॉलेज है, जो आप जानते हैं, तो उसको, मतलब विशेष नॉलेज को, विशेष ज्ञान को, मतलब विशेष ज्ञान को हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। और प्रबंध किसे कहते हैं कि कम प्रयासों में, कम मानवीय प्रयासों में, न्यूनतम मानवीय प्रयासों में अधिकतम परिणाम पानी की जो प्रणाली होती है उसे प्रबंध कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया कि विशेष ज्ञान से जो हम जो भी परिणाम हासिल करते हैं उसे जो है वैज्ञानिक प्रबंध कहते हैं। तो ये इसका मीनिंग हो गया। अब चलिए अब इसके परिभाषा को जानते हैं। अभी तक तो बस हम इसका जो मीनिंग होता है उसी को तोड़ के बस आपको बता रहे थे और उसी में परिभाषा निकल जाती है सारा चीज में। जैसे प्रबंध के सिद्धांत का अर्थ आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, प्रबंध को जानिए क्या होती है, सिद्धांत का मतलब आप जानिए, बस वही हो गया। वही चीज यहाँ पे वैज्ञानिक में आपको बता दिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, वैज्ञानिक प्रबंध से आशय किसी भी कार्य के कार्य को विशिष्ट ज्ञान के आधार पर, जो विशेष ज्ञान है, जो विशिष्ट ज्ञान है कि उसके आधार पर जो है मानवीय प्रयासों द्वारा पूरा करना है, अर्थात कार्य को करने के लिए आधुनिक विचारधारा का प्रयोग करना वैज्ञानिक प्रबंध कहलाती है। वैज्ञानिक प्रबंध से आशय किसी कार्य को विशिष्ट ज्ञान के आधार पर, किसी कार्य को विशिष्ट ज्ञान के आधार पर मानवीय प्रयासों द्वारा पूरा करना है, अर्थात कार्य को करने के लिए आधुनिक विचारधारा का प्रयोग करना। देखिए विशेष जो ज्ञान होती है, जो विशिष्ट ज्ञान होती है, उसके आधार पर कोई भी मानवीय प्रयासों के द्वारा हम जो काम करते हैं उसे वैज्ञानिक प्रबंध
प्रबंध कहते हैं। उसके बाद देखिए आगे यहाँ पे है वैज्ञानिक प्रबंध में कार्य करने के लिए आधुनिक विचारधारा का प्रयोग करना होता है, वैज्ञानिक प्रबंध कहलाता है। देखिए इसमें ये नहीं है कि वैज्ञानिक प्रबंध आप कर रहे हैं और उसमें आप पुराने प्रणाली को अपना रहे हैं, हाथ से वो बुनने वाले कपड़ा, ऐसा नहीं है। अब जो है वो नहीं चलता है। वैज्ञानिक प्रबंध को अपना रहे हैं तो आपको नया नया तकनीक को अपनाना होगा। आपको जो है प्राचीन जो पहले से चला आ रहा था जो कोई भी एक जो होता है रीति रिवाज जिसको बोल सकते हैं कि उस तरीके से पहले का सिद्धांत जो था उसको चेंज करके आपको नया टेक्निक को अपनाना होगा, नया जो है आधुनिक उपकरण को अपनाना होगा। जैसे हाथ से जो बुना जाता था कपड़ा अब वही मशीनों से बुना जाता है। तो आपको नया नया तकनीक, नया नया विचारधारा, आधुनिक विचारधारा, इस सब का प्रयोग करना होगा इसमें वैज्ञानिक प्रबंध में। क्लियर? तो वैज्ञानिक प्रबंध क्या होती है, अगर आपसे बोला जाए तो आप निश्चित रूप से एक पेज तो लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो फिर गलत बात है, आप सही से नहीं समझ रहे हो। उसके बाद देखिए वैज्ञानिक प्रबंध का विशेषताएं एवं लक्षण क्या होती है। वैज्ञानिक प्रबंध की विशेषताएं क्या क्या होती है, लक्षण क्या होती है, समझिए इसको। वैज्ञानिक प्रबंध का मतलब आपको समझ में आ गया। सबसे पहले वैज्ञानिक प्रबंध क्या होती है ये आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए इसकी विशेषताएं क्या क्या होती है, इसके लक्षण क्या क्या होती है, इसको चलिए जानते हैं। तो इसमें होता है निश्चित योजना होती है। वैज्ञानिक प्रबंध की विशेषता ये होती है कि इसमें एक निश्चित योजना होती है। कोई भी व्यवसाय को करने से पहले एक निश्चित योजना बनाई जाती है ना, जिसको नियोजन कहते हैं। बताए थे आपको, हालांकि नियोजन चैप्टर आपको आगे पढ़ाएंगे, अभी तो उसका चैप्टर बाकी है। इतने अच्छे से पढ़ाएंगे ना नियोजन, बिल्कुल आप सोचे नहीं होंगे। अभी यहाँ पे देखिए निश्चित योजना क्या होती है। निश्चित योजना कोई भी व्यवसाय को स्टार्ट करने से पहले या फिर कोई भी कार्य को करने से पहले उसके बारे में योजना बनाना, उसके बारे में एक निश्चित जो है मतलब अगर हम लोग डाटा तैयार कर लिए तो उसे क्या कहते हैं, निश्चित योजना। तो वैज्ञानिक प्रबंध से हमें ये भी जो होता है विशेषता उसकी ये है कि हमें निश्चित योजना मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पे है नियमों का समूह। इसकी विशेषता ये है इसमें नियमों का समूह होता है। वैज्ञानिक प्रबंध में आधुनिक प्रणाली को अपनाना होता है, आधुनिक उपकरण को अपनाना पड़ता है। तो ये हो जाती है नियमों का समूह। इसमें बहुत सारे नियम को एक साथ कर दिया जाता है कि इस नियम का पालन करो और तुम्हारा जो है व्यवसाय तरक्की करेगा। तो वैज्ञानिक प्रबंध का ये एक विशेषता होती है, इसके एक लक्षण होती है। उसके बाद है यहाँ पे सामयिक अध्ययन। देखिए सामयिक अध्ययन मतलब टाइमली इसके बारे में स्टडी करना। मतलब वैज्ञानिक प्रबंध का एक विशेषता ये होती है कि इसमें जो है टाइमली जो है ये क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, टाइमली स्टडी किया जाता है कि जो अगर व्यवसाय हम चला रहे हैं उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट में हम बांट दिए हैं। जैसे हम प्रिंटिंग प्रेस चला रहे हैं तो अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए। एक का काम है प्रिंटिंग करना, एक का काम है पेपर कट करना, एक का काम है उसका जो है टेम्पलेट तैयार करना। तो वो अलग अलग काम डिपार्टमेंट में बांट दिए हैं। तो उस सब का स्टडी भी करना होता है, किसमें किसको क्या परेशानी आ रही है, किसमें कौन सही से नहीं काम कर रहा है। जैसे इसमें समय अध्ययन, थकान अध्ययन, ये सारे अध्ययन आते हैं। तो अध्ययन के बारे में आपको कौन कौन से अध्ययन होते हैं इसके बारे में आपको अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। उसके लिए निश्चिंत रहिए, उसके बारे में थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके बताएंगे, क्योंकि उससे भी देखें अक्सर जो है 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। तो मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए स्पेशल वीडियो उसके लिए होना चाहिए। तो यहाँ पे ये आपको समझ में आ गया कि सामयिक अध्ययन मतलब समय समय पे उसके बारे में अध्ययन करना। तो ये व्यावसायिक प्रबंध की एक विशेषता होती है कि इसमें ये करना ही होता है, इसका एक लक्षण होता है। उसके बाद है मितव्ययता। मितव्ययता यहाँ पे क्या होता है कि रिलेटेड, मतलब यहाँ पे इसका मतलब देखिए मितव्ययता के बारे में आपको बताए तो यहाँ पे इस आपके बुक में भी काफी अच्छे से लिखा हुआ है और कोई कोई चीज हम आपको बुक से भी पढ़ा देते हैं। मेनली इसका मतलब होता है इकोनॉमिक। वैज्ञानिक प्रबंध की आधारशिला ही मितव्ययता होती है। देखिए वैज्ञानिक प्रबंध की आधारशिला जो होती है, जो इसका मेन पॉइंट जो होता है वही जो होता है मितव्ययता होती है, इकोनॉमिक होता है। इसको लागू करने के लिए उत्पादन के समस्त आवश्यक तत्वों का विनाश किया जाता है और प्रयत्न किया जाता है कि न्यूनतम व्यय पर अधिक से अधिक। ये सब छोड़ो, बुक का लाइन थोड़ा सा कठिन हो जाता है। यहाँ पे देखिए मितव्ययता आपको बताते हैं। मितव्ययता यहाँ पे क्या होती है, अगर हम लोग न्यूनतम जो है व्यय पर, मतलब कम से कम व्यय पर अधिक से अधिक। इसका इंग्लिश देखो, इसका इंग्लिश क्या होता है, इकोनॉमी। इकोनॉमी मतलब हमें जो है पैसा बचाना है। इकोनॉमी मतलब पैसा। जहां भी इकोनॉमिक शब्द आया मतलब समझ लो पैसा के बारे में चर्चा हो रही है। तब यहाँ पे मेनली क्या हुआ कि कम से कम व्यय में अधिक से अधिक हमें परिणाम लाना, ये हो जाती है वैज्ञानिक प्रबंध से संभव हो पाती है। तो यही यहाँ पे इसका एक विशेषता है, इसका एक लक्षण है मितव्ययता।
याद रहेगा। उसके बाद देखिए कार्य क्षमता में वृद्धि, इससे क्या होता है, वैज्ञानिक प्रबंध से कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। इसका यहाँ पे ये आवश्यकता भी थी, कार्य कुशलता में वृद्धि। यहाँ पे है कार्य क्षमता में वृद्धि, बिल्कुल कार्य कुशलता में अगर वृद्धि होगी तो कार्य क्षमता में तो वृद्धि होगी ही ना। पहले अगर हम लोग कर रहे थे काम कि अगर पहले हम 1000 यूनिट का उत्पादन कर रहे थे, 1000 टी-शर्ट एक दिन में छाप दे रहे थे, तो अब यहाँ पे जो है वैज्ञानिक प्रबंध को अपनाए, नया तकनीक आया। पहले हाथ से बुना करते थे, अब यहाँ पे मशीन आ गया, तो अब यहाँ पे 1 लाख हम लोग यहाँ पे टी-शर्ट एक दिन में प्रिंट कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, कार्य क्षमता में भी वृद्धि आ गई, किससे, वैज्ञानिक प्रबंध से। तो ये इसकी एक विशेषता हो गई। फिर है परंपरागत प्रबंध का विरोध, क्योंकि यहाँ पे देखिए परंपरागत प्रबंध का विरोध इसलिए यहाँ पे इसका एक विशेषता है क्योंकि इससे क्या होता है, पुराने जो तकनीक होते हैं उसको छोड़ना होता है, नया तकनीक को अपनाना होता है। तो जैसे आपको बताया कि हाथ से जो यहाँ पे बुना जाता था, जिससे क्या सिर्फ 1000 कपड़ा मतलब 1000 टी-शर्ट तैयार करते थे, लेकिन अब जो है पुराने तकनीक को हम परंपरागत जो प्रबंध के जो तकनीक जो थे परंपरागत प्रबंध के, उसको हम छोड़ दिए जो पहले चला आ रहा था। अब हम लोग नया तरीका अपनाए, नया मशीन को लाए, नया एक नियम बनाए, तो उसके आधार पे हम चले। तो अब यहाँ पे 1 लाख जो है टी-शर्ट डेली प्रिंट करते हैं। तो ये किससे संभव हो पाया, तो वैज्ञानिक प्रबंध से। तो इसका एक विशेषता ये भी है, इसका एक लक्षण ये भी है कि परंपरागत प्रबंध का ये विरोध करता है, कौन, वैज्ञानिक प्रबंध। उसके बाद है मानसिक क्रांति। इससे क्या होता है, मानसिक क्रांति आती है कि लोगों को भी लगता है कि इसमें हम काम सही तरीके से करें, और वैज्ञानिक प्रबंध में जो है काम जितना ज्यादा करते हैं कोई भी श्रमिक, उसको जो है उसका जो है मतलब पैसा भी उनको रिटर्न जो मिलता है, उनको दे जो मिलता है, रुपया जो दिया जाता है वो भी अच्छा मिल जाता है, और उनका काम जो होता है घटता है। मतलब इसमें जो है ज्यादातर काम मशीन करते हैं, बस उसका देखरेख जो होता है मानव करता है। तो इससे क्या होता है, मानसिक क्रांति भी आती है। और इसके बारे में देखिए आपके बुक में भी क्या लिखा हुआ है मानसिक क्रांति के बारे में, वैज्ञानिक प्रबंध मानसिक क्रांति पर बल देता है, अर्थात श्रमिकों तथा प्रबंधकों दोनों की विचारधाराओं में आमूलचूल परिवर्तन लाने पर बल देते हैं। दोनों एक दूसरे के विरोध ना होकर परस्पर सहयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या होती है, बताया गया है कि प्रबंधक और श्रमिक जो होते हैं दोनों जो है एक दूसरे के विरोध नहीं करके दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो यहाँ पे सब लोग अगर एक साथ मिलकर काम करेंगे तो निश्चित रूप से यहाँ पे ये होगा कि नहीं, हम बहुत अच्छा से काम करेंगे, दूसरा श्रमिक करेगा नहीं, हम बहुत अच्छे से काम करेंगे। और वैज्ञानिक प्रबंध में ये भी होता है कि अगर आप सही तरीके से काम किए, आप काफी अच्छे से काम किए, तो आपको प्रोत्साहन वगैरह दी जाएगी। तो इससे क्या होता है, मानसिक क्रांति भी आती है। तो यहाँ पे आपको आज बताए हैं प्रबंध के सिद्धांत का अर्थ बता दिए, प्रबंध के सिद्धांत की प्रकृति बता दिए, उसके बाद प्रबंध के सिद्धांत की आवश्यकता तथा महत्व बताया है। उसके बाद हम यहाँ पे आप देखे हैं वैज्ञानिक प्रबंध क्या होती है, फिर देखें वैज्ञानिक प्रबंध की विशेषताएं एवं लक्षण क्या क्या होती है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ये सारा टॉपिक्स तो आज हम लोग का कंप्लीट हो गया, लेकिन अगले क्लास में और भी टॉपिक्स जो इस चैप्टर में बचती है उस सारे टॉपिक्स को अच्छे से देखेंगे। बस आप लोग का काम क्या है, प्रॉपरली सही तरीके से आप इसको देखा करिए। कोई भी दिक्कत आती है तो आप पूछा करिए, नीचे आप आराम से टाइप करके पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको रिप्लाई मिल जाया करेगा। और आगे का टॉपिक हम लोग प्रॉपरली देखते चलेंगे। अब दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करिएगा, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पे ऐसे वीडियोस यहाँ पे मिलते रहेगी। और आपको यहाँ पे ये क्लास कैसा लगा आप जरूर नीचे कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम आपके लिए और भी प्रयास करें कि और भी लेक्चर्स को और भी बेटर बना सके। आप लोग के प्यारा प्यारा कमेंट के चलते ही आप लोग के लिए यहाँ पे ये वीडियोस हम आपको प्रॉपरली देते चलते हैं। तो आप निश्चित रूप से कमेंट करिएगा कि आपको ये क्लास कैसा लगा। चलिए दोस्तों हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक लिए बाय बाय।